दोस्तों, जब पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी और दिल्ली की सड़कों पर सत्ता गिराने का भयंकर खेल चल रहा था, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसकी भनक चाइना से लेकर के अमेरिका के बेहतरीन जासूसों तक को नहीं लगी। ड्रैगन की गोद में पूरी तरह से बैठ चुका नेपाल अचानक से रातों रात दिल्ली के पाले में आ गिरता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का खास दूत गुपचुप तरीके से दिल्ली पहुंचता है। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के भयंकर युद्ध और दिल्ली की सड़कों पर मचे बवाल को देख रही थी, तब बंद कमरों के अंदर अजीत डोभाल ने उस दूत को ऐसी सीक्रेट फाइल दिखा दी जिसने नेपाल के नए नवेले जैन जी नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। आखिर दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव का वो कौन सा खौफनाक सच था जिसके बाद नेपाल को सीधा अल्टीमेटम मिल गया कि या तो भारत के साथ चलो या पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम डिकोड कर रहे हैं ऑपरेशन हिमालयन शील्ड को, एक ऐसा साइलेंट कूटनीतिक ऑपरेशन जिसने बिना एक भी गोली चलाए चाइना के 10 साल पुराने नेपाल प्रोजेक्ट की कब्र खोद करके रख दी है। 4 महीने का सन्नाटा, धमकियां और फिर अचानक भारतीय विदेश मंत्रालय का एक ऐसा ऐलान जिसने चाइना के अंदर बैठे शी जिनपिंग के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। इस ऐलान के पीछे एक ऐसी अंडर टेबल डील और साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जिसे दुनिया के बेहतरीन जासूस भी समय रहते डिकोड नहीं कर पाए। साउथ ब्लॉक के उन बंद कमरों के अंदर खेला गया वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने नेपाल के उन युवा नेताओं को भारत के सामने लाकर के खड़ा कर दिया जो कल तक दिल्ली को आंखें दिखा रहे थे। अब दोस्तों, ये जो कहानी है वो शुरू होती है मार्च 2026 से। नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका था। पुरानी पार्टियों और पुराने नेताओं का पूरी तरह से सफाया हो गया था। जैन जी आंदोलन की आग से निकल करके बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। सत्ता की चाबी अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी के हाथों में थी। जियो पॉलिटिक्स के जानकारों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। ये वो युवा पीढ़ी थी जिसे भारत के बिग ब्रदर वाले रवैये से सख्त नफरत थी। ये नेता पुरानी कम्युनिस्ट या फिर नेपाली कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि अल्ट्रा नेशनलिज्म के घोड़े पर सवार थे। मई आते आते दोस्तों हालात इतने बिगड़ गए कि बालेन शाह ने काठमांडू पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से ऑफिशियल मुलाकात करने तक से साफ इनकार कर दिया। डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपमान और सीधा चैलेंज था। काठमांडू में हुए इस कूटनीतिक अपमान का जश्न सबसे ज्यादा चाइना के अंदर मनाया गया। चाइनीज ऑफिसर्स को लगा कि उनका जैकपॉट लग चुका है। पिछले 10 सालों से चाइना नेपाल के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के तहत अरबों डॉलर का कर्ज बांट करके उसे अपने जाल में फंसाने की जो कोशिश कर रहा था वो अब 100% सफल होने वाली थी। चाइना का असली मास्टर प्लान नेपाल को भारत के खिलाफ एक बफर स्टेट से बदल करके एक फुल फ्लेज्ड एंटी इंडिया लॉन्च पैड बनाने का था। बालेन शाह की इस बगावत ने चाइना को वो गोल्डन चांस भी दे दिया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में खतरे की घंटी बज चुकी थी। नेपाल का हाथ से जाना भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि भारत इस नई जिद्दी और कॉन्फिडेंट नेपाली लीडरशिप को कैसे हैंडल करेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है डोभाल डॉक्ट्रिन का वो असली खुफिया खेल जिसने पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पलट करके रख दी है। मई और जून 2026 का समय पूरी दुनिया के लिए भारी उथल पुथल का था। इंटरनेशनल मीडिया मिडिल ईस्ट के अंदर भड़क चुके ईरान युद्ध की पल पल की कवरेज के अंदर बिजी था। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। नई दिल्ली की सड़कों के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन छेड़ रखा था। जंतर मंतर से लेकर के लुटियंस दिल्ली तक सिर्फ बवाल, प्रदर्शन और नारेबाजी चल रही थी। दुनिया को और खास तौर पर चाइना को लगा कि भारत सरकार अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल क्राइसिस के अंदर इतना बुरी तरह से घिर चुकी है कि नेपाल की तरफ देखने का उनके पास में ना तो वक्त है और ना ही रिसोर्सेज। दोस्तों, चाइना इसी मुगालते के अंदर बैठा रहा
कि भारत अब नेपाल को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती वो कर बैठे। मीडिया के कैमरों और डोमेस्टिक शोर शराबे से बहुत दूर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अपना शेडो ऑपरेशन पूरी रफ्तार से स्टार्ट कर दिया था। जब विदेश मंत्रालय की आधिकारिक कूटनीति काम नहीं कर रही थी, तब डोभाल ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी और खुफिया रास्तों का अपना पुराना और टेस्टेड जाल बिछाया। दोस्तों, डोभाल बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि नेपाल के इन नए जेएनजी नेताओं को पुरानी स्टाइल की धमकियों या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग से नहीं जीता जा सकता है। ये डेटा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की भाषा समझते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन्हें एक डीप साइकोलॉजिकल माइंड गेम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि डोभाल ने चाइना के खिलाफ अपनी पहली चाल के अंदर किसी जासूस को नहीं बल्कि नेपाल के ही नेताओं को मोहरा बनाया है। जून 2026 के पहले हफ्ते के अंदर डोभाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नेपाल के पुराने और रसूखदार कम्युनिस्ट नेताओं को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए नेपाल के सत्ताधारी दल आरएसपी के चेयरमैन रवि लामिछाने और विदेश मंत्री सुशील खनाल के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। इन दोनों युवा नेताओं को ऑफिशियली विजिट के लिए दिल्ली बुलाया गया और यहीं उनके साथ में कोई सख्त या डोमिनेटिंग बर्ताव नहीं हुआ, बल्कि हैदराबाद हाउस के अंदर उन्हें वो भव्य स्वागत दिया गया जिसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। कूटनीतिक भाषा के अंदर इसे स्ट्रेटेजिक ईगो मसाज कहते हैं। दोस्तों, डोभाल ने उन्हें बातों ही बातों के अंदर ये एहसास दिला दिया कि भारत की मोदी सरकार पुरानी जनरेशन को नहीं बल्कि उन्हें ही नेपाल का असली भविष्य मानती है। भारत उनके साथ में एक संप्रभु साझेदार की तरह काम करना चाहता है, किसी छोटे भाई की तरह उन्हें डिक्टेट नहीं करना चाहता। इस एक साइकोलॉजिकल चाल ने युवा नेताओं के ईगो को सेटिस्फाई कर दिया और उनका जो एक बहुत हार्डकोर भारत विरोधी रुख था वो थोड़ा नरम पड़ने लग गया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली दरबार का ये स्वागत तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो जुलाई की उस अंधेरी रात के अंदर शूट होनी थी जिसका जिक्र तक किसी सरकारी रिकॉर्ड या फिर मीडिया के अंदर नहीं है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने नेपाल के सबसे पावरफुल आदमी को अपनी जिद छोड़ने पर राजी कर लिया। जुलाई 2026 के पहले हफ्ते के अंदर काठमांडू से उड़ी एक अनजान कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। दोस्तों, पैसेंजर मैनिफेस्ट के अंदर एक नाम था। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के सबसे भरोसेमंद और मुख्य सलाहकार कुमार बेन थे। एयरपोर्ट पर कोई मीडिया नहीं था, कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं था, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं थी। रात के अंधेरे में एक बिना नंबर प्लेट वाली काली एसयूवी कुमार बेन को रिसीव करती है और सीधे दिल्ली की एक अनजान सेफ हाउस के अंदर उसको लेकर के जाती है। उस बंद कमरे के अंदर सिर्फ 2 कुर्सियां लगी थी। एक तरफ बैठे थे नेपाल के पीएम के खास दूत कुमार और दूसरी तरफ भारत के अजीत डोभाल। दोस्तों, मेज पर चाय के साथ में एक मोटी सीक्रेट फाइल भी रखी गई थी। डोभाल ने इस मीटिंग के अंदर कोई लंबी चौड़ी कूटनीतिक बयानबाजी नहीं की। उन्होंने सीधे पॉइंट पर आते ही 3 ऐसे खौफनाक सच नेपाल के सामने रख दिए जिन्हें देख करके कुमार बेन अंदर तक हिल गए। दोस्तों, पहला पॉइंट था श्रीलंका और मालदीव की बर्बादी वाला ब्लूप्रिंट। डोभाल ने खुफिया सैटेलाइट इमेजनरी और बहुत ही क्लासिफाइड फाइनेंशियल डेटा खोल करके रख दिए। उन्होंने आंकड़ों के साथ में साबित किया कि कैसे चाइना ने बीआरआई प्रोजेक्ट के नाम पर श्रीलंका के हम्बन टोटा और मालदीव की कमजोर इकोनॉमी को डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसा करके उनकी संप्रभुता को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। डोभाल ने नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उदाहरण दिया जो चाइना के कर्ज तले दबा है और वहां से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ रही है। दोस्तों, डोभाल ने साफ कर दिया कि चाइना नेपाल के अंदर बिल्कुल यही रणनीतिक स्क्रिप्ट लिख रहा है और अगर बालेन शाह की सरकार नहीं संभली तो नेपाल अगला श्रीलंका बन जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी इसी युवा सरकार की होगी। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट एक ऐसा लालच था जिसे ठुकराना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। डोभाल ने नेपाल के सामने बिना किसी छिपी हुई शर्त के भारत के साथ में मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ब्लॉकबस्टर डील रख दी। नेपाल अपनी पन बिजली भारत को बेच करके हर साल हजारों करोड़ का डायरेक्ट रेवेन्यू कमा सकता है। जेएनजी नेताओं के लिए अपनी जनता को नौकरियां और पैसा देना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और भारत ने उन्हें ये सब एक थाली में सजा करके दे दिया। ये एक ऐसा ऑफर था जो बालेन शाह की सरकार के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकता था।
लेकिन दोस्तों असली खेल तीसरे पॉइंट के अंदर था। ये कोई ऑफर नहीं बल्कि एक बहुत ही साइलेंट और डेडली वार्निंग थी। डोभाल ने कुमार बेन की आंखों के अंदर देखते हुए बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक शब्दों के अंदर समझा दिया कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल का सारा ग्लोबल ट्रेड, उनका पेट्रोल, उनका राशन, सब कुछ भारत के पोर्ट्स और बॉर्डर से होकर के गुजरता है। अगर नेपाल की धरती का इस्तेमाल चाइना ने भारत के खिलाफ किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट या फिर एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए किया तो भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेपाल के ट्रांजिट और ट्रेड रूट को ब्लॉक करने के अंदर एक दिन भी नहीं लगेगा। दोस्तों ये एक क्लासिकल डोभाल स्टाइल टेक इट और लीव इट ऑफर था। एक तरफ चाइना का महंगा कर्ज और बर्बादी का रास्ता था तो दूसरी तरफ भारत के साथ में गारंटीड इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी की सख्त शर्त थी। दोस्तों कुमार बेन कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो समझ गए कि दिल्ली के साथ में गेम ओवर हो चुका है और अब फैसले की घड़ी है। क्या दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंद कमरे के अंदर काठमांडू क्या मैसेज भेजा गया होगा? दोस्तों कुमार बेन ने तुरंत अपने सिक्योर सैटेलाइट फोन से काठमांडू के अंदर बैठे प्रधानमंत्री बालन शाह को कनेक्ट किया। कुछ ही मिनटों के अंदर दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द का रिप्लाई आया और वो शब्द था एग्री। डील इन हो चुकी थी। भारत ने नेपाल को समझा दिया कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया की रेड लाइंस को क्रॉस करने का नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। मीटिंग तुरंत खत्म हुई। कुमार बेन रातों रात अगली फ्लाइट पकड़ करके वापस काठमांडू लौट गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी इस सीक्रेट दिल्ली यात्रा का मीडिया के सामने पूरी तरह से खंडन कर दिया। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसे पॉसिबल डिनाबिलिटी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि नेपाल की डोमेस्टिक राजनीति के अंदर बालन शाह के ऊपर अचानक से भारत के सामने सरेंडर करने या फिर भारत समर्थक होने का ठप्पा ना लगे। लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे सब कुछ सेट हो चुका था। लेकिन दुनिया और खास करके चाइना अभी भी इस पूरे गेम से अनजान थे। अचानक से 28 जुलाई 2026 की शाम को दिल्ली के अंदर विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर अचानक से हलचल तेज होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल माइक के सामने आते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने चाइना के विदेश मंत्रालय के अंदर मानो भूकंप ला दिया। जायसवाल ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि हमने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह को औपचारिक तौर पर भारत आने का निमंत्रण भेज दिया है। सुनने में ये सिर्फ एक साधारण बुलावा लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर इसका मतलब बहुत बड़ा है। 4 महीने से भारत और नेपाल के बीच में जो कूटनीतिक बर्फ जमा हुई थी वो पिघल चुकी है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का एक अलिखित नियम है कि जब तक बैकडोर से सारे बड़े विवाद सुलझा नहीं लिए जाते और किसी बड़ी रणनीतिक डील के ऊपर 100% सहमति नहीं बन जाती तब तक राष्ट्राध्यक्षों का ऑफिशियल दौरा अनाउंस नहीं होता है। इस औपचारिक ऐलान का सीधा मतलब था कि डील पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। डोभाल ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जब बालन शाह दिल्ली आएंगे तो वो सिर्फ हाथ मिलाने वाला एक फोटो ऑप ना हो बल्कि दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे सॉलिड स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हो जो चाइना की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हो। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत के दबदबे और मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बार फिर से दुनिया के सामने साबित कर दिया है। चाइना ये मान करके बैठा हुआ था कि नेपाल का नया जेन जी नेतृत्व भारत से नफरत करता है और वो सीधे बीजिंग की गोद में आकर के बैठेगा। लेकिन दोस्तों चाइना भारत के इस डिफेंसिव ऑफेंस को समझ ही नहीं पाया। डोभाल ने बालन शाह को एक ही परफेक्ट विन विन सिचुएशन दी। इस सीक्रेट डील से बालन शाह को ये बहाना मिल गया कि वो नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक रिस्क का हवाला देकर के चाइना के महंगे और खतरनाक BRI प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते के अंदर डाल दें। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने अपने उत्तरी बॉर्डर के ऊपर मंडरा रहे एक बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट को बिना किसी पब्लिक ड्रामे के हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसे कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। दोस्तों भारत अब 1990 वाले डिफेंसिव और डरे हुए माइंडसेट से नहीं जीता। आज की भारत सरकार और अजीत डोभाल की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। अगर आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट को चोट पहुंचाएंगे तो हम आपके घर के अंदर घुस कर के गेम पलट देंगे। नेपाल के केस में भारत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक डेडली कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। एक तरफ युवा मंत्रियों का रेड कारपेट वेलकम किया तो दूसरी तरफ बंद कमरों के अंदर कुमार बेन को बॉर्डर ब्लॉक करने का साइलेंट अल्टीमेटम दे दिया।
दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हाइड्रो पावर और यूपीआई का जो डीप इंटीग्रेशन भारत नेपाल के साथ में कर रहा है, वो एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा जिससे नेपाल की इकोनॉमी पूरी तरह से भारत से लिंक हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 50 सालों तक चाइना या फिर कोई भी विदेशी ताकत नेपाल को भारत के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। दोस्तों, डोभाल के इस मास्टर स्ट्रोक और भारत की इस एग्रेसिव कूटनीति के ऊपर आपकी क्या राय है? आप जरूर अपना एनालिसिस कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।